एक व्यक्ति शाम के समय अपने ससुराल जाता है और वहां पर अपनी सास के सामने अपनी पत्नी के बारे में पूछने लगता है। कहता है कि माँ जी, मेरी पत्नी आई है क्या? तो यहाँ पर वह मना करने लगती, कहती कि नहीं तो बेटा, यहाँ पर तो नहीं आई, क्या हुआ? तो फिर उसके बाद वह अपनी सास को अपने साथ लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और साथ में अपने एक दोस्त को भी ले लेता है। जब रात तक वे ढूंढते हैं और उन्हें कहीं नहीं मिलती है तो वे लोग पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। लेकिन अगले ही दिन उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन के पास वाली जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हीं के अंदर मिल जाती है, वो भी मृत अवस्था में। अब इस बात को देखने के बाद वह व्यक्ति बहुत जोर से विलाप करता है और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वह इस केस पर काम करने लगते हैं। लेकिन जब केस की पूरी हकीकत सामने आती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भला ऐसे भी हो सकता है क्या हुआ था ऐसा। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। पंजाब के भटिंडा के अंदर एक साहिल नाम का लड़का रहा करता था जो कि एक कंपनी में काम किया करता है। साहिल, जिसके घर में उसके माता पिता हैं, भरा पूरा परिवार है और सभी लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिस कंपनी में साहिल काम किया करता है उसी कंपनी में उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह और साहिल दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे मित्र हैं और दोनों एक दूसरे से अपनी सभी बातों को शेयर किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन जब साहिल मार्केट जाता है तो वहीं पर एक दुकान पर उसे बेहद ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई मिलती है। अब साहिल जैसे उस लड़की को देखता है तो पहली नजर में उसे पसंद कर लेता है और उसके बाद चुपके चुपके उसकी तरफ देखने लगता है। लड़की का नाम होता है रितिका। अब जो रितिका होती है वह भी साहिल को उसकी तरफ देखते हुए देख लेती है और उसके बाद वह भी उसकी तरफ नजरें बचाते हुए देखने लगती है। यानी कि दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और उसके बाद जो साहिल होता है वह हिम्मत करता है और एक पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर एक ऐसी जगह पर डाल देता है जहां पर रितिका को दिखाई दे जाता है कि भाई इसने पर्ची में लिखकर कुछ डाला है। और उसके बाद साहिल वहां से जैसे दूर होता है तो रितिका वहां पर आकर किसी बहाने से उस मोबाइल नंबर को उठा लेती है। अब जैसे उसने मोबाइल नंबर उठाया था तो यहाँ पर वह साहिल की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और साहिल भी समझ जाता है कि अब इसने फ़ोन नंबर उठा लिया है और अब ये मेरे पास फ़ोन करेगी। उसके बाद साहिल अपने घर चला जाता है, अपने डेली मर्रा के कामों में लग जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय साहिल के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और जैसे ही साहिल उस फ़ोन को उठाता है तो यहाँ पर दूसरी तरफ से रितिका बात कर रही थी। अब जैसे ही साहिल के पास रितिका का फोन आता है तो साहिल की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। उसे लगता है कि आसमान जमीन पर आ गया है और मैं हवा में तैर रहा हूं। यहाँ पर जो साहिल होता है वह इस बात से बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद रितिका से बातचीत करने लगता है। बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के बारे में जानते पहचानते हैं और यहाँ पर जो साहिल होता है वह उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है। इस बात को सुनकर जो रितिका होती है वह भी अपने प्यार के कदम को आगे बढ़ाती है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ ये बात जो साहिल होता है वह अपने दोस्त गुरजीत को भी बताता है। गुरजीत भी कहता है कि अच्छा हुआ भाई, तुझे प्यार करने वाली लड़की मिल गई है और अब इसका साथ मत छोड़ना। साहिल कहता है कि हाँ भाई, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो और मैं बिल्कुल से इसका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इन दोनों का प्यार परवान भी चढ़ता है और जब इन दोनों का प्यार काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। तो यहाँ पर जो साहिल होता है वह अपने घर वालों से इस बारे में बात करता है लेकिन घर वाले साफ साफ इस बात के लिए मना कर देते हैं। उधर जो रितिका होती है वह भी अपने घर वालों से बात करती है और उसके घर वाले इस बात की हामी भर देते हैं, कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लड़का अच्छा कमाया करता है तो कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो साहिल के घर वाले थे जब उन्होंने मना कर दिया था और साहिल यह बात रितिका को बताता है तो उसके बाद रितिका काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। लेकिन तभी जो साहिल होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, घर वाले भले ही मना कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसके बाद रितिका कहती है कि फिर हम क्या करेंगे? तो साहिल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और तुम एक साथ भागकर शादी कर लेंगे। अब इस बात को सुनकर जो रितिका होती है वह भी बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, तो फिर बताओ कब करनी है शादी। तो जो साहिल होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं सोच समझ कर बता देता हूँ। और उसके बाद एक निश्चित टाइम निकालकर 2022 में जो साहिल होता है वो रितिका के साथ भागकर शादी कर लेता है और जो साहिल का दोस्त गुरजीत होता है वह उसका पूरा सहयोग करता है। यानी कि कोई भी काम हो उसे वहाँ से ले जाने में, लाने में या जैसे भी कोई भागने में मदद होती है वो सारी मदद गुरजीत करता है।
उसके बाद 2022 में इनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जब इनके घर वाले खिलाफ होते हैं तो वह उसे साफ साफ बोल देते हैं साहिल से कि देखो तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो हमारे पास रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो और हम तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद जो साहिल होता है वह भी इस बात के लिए एग्री करता है, कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने आप अपना गुजारा कर लूंगा। साहिल और रितिका दोनों एक घर लेते हैं किराए पर और उस घर के अंदर रहकर अपना शादीशुदा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोनों में बड़ा ही प्यार था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और धीरे धीरे समय बीतता है। 2022 से 2023 आ जाता है और 2023 में जाकर यहाँ पर रितिका प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वह एक बच्चे को जन्म भी देती है। अब बच्चा जो कि लड़का हुआ था और लड़के को पाकर साहिल बड़ा ही खुश होता है कि अब तो उसकी जिंदगी और भी अच्छी हो गई है, उसकी ऊपर वाले ने सुन ली है और उसे एक बेटा भी हो गया है। उसके बाद साहिल काम करता रहता है, लेकिन तभी एक दिन की बात होती है, जो रितिका होती है वो साहिल से कहने लगती है कि साहिल देखो ना, मैं भी घर में रहा करती हूँ और तुम काम किया करते हो, तो क्यों ना मैं भी नौकरी कर लूँ। साहिल इस बात को सुनकर कहने लगता है कि क्या हो रितिका, क्या परेशानी हो गई, पूरे पैसे मैं कमाया तो करता हूँ और हमारा गुजारा आराम से हो रहा है, तो कौन सी परेशानी है। तो रितिका कहने लगती अरे नहीं वो बात नहीं है, दरअसल मैं अपने बच्चे की तरफ सोच रही थी कि घर वालों ने तो तुम्हें अपने से दूर कर ही दिया है, तो क्यों ना इस बच्चे के लिए एक अपना घर हो जाएगा। अगर मैं भी नौकरी करूंगी तो मैं घर का खर्च चला लूंगी और कुछ पैसे इकट्ठा करके हम एक अपना घर ले लेंगे जिसको हम अपना कह सकते हैं और बच्चे को वो चीज तो मिल जाएगी। इस बात को सुनकर साहिल को ये बात बड़ी अच्छी लगती है और वो कहता कि ठीक है रितिका, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो बेशक से तुम कहीं पर भी नौकरी कर सकती हो। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो साहिल होता है वह रितिका को एक दुकान पर नौकरी लगा देता है अपनी कंपनी के पास में, और जाते टाइम वो उसे दुकान पर छोड़कर जाया करता और आते टाइम उसे अपने साथ ले आया करता। बच्चा अभी छोटा ही था तो कभी कभी रितिका उस बच्चे को अपने साथ ले आया करती और कभी कभी उस बच्चे को वह जो रितिका होती है वह अपनी माँ के पास छोड़ दिया करती है। धीरे धीरे और समय बीतता है और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। वहीं पर जो उसका दोस्त होता है साहिल का गुरजीत, वह बार बार उसके घर तक भी आया करता है, यानी कि पीछे से जैसे साहिल की पत्नी को कोई भी काम हुआ करता है तो वह गुरजीत से करवा लिया करती और गुरजीत भी हंसते हुए उस काम को कर दिया करता। यहाँ पर जो साहिल है उसका जो दोस्त गुरजीत है उसके बारे में रितिका को ये पता है कि गुरजीत ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की है और वह उसका पक्का मित्र है, तो इसी वजह से जो रितिका होती है वह गुरजीत का बहुत अच्छे से वेलकम किया करती है, उसका आदर सम्मान किया करती है क्योंकि इसने उनकी काफी ज्यादा मदद की है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जब गुरजीत बार बार घर पर आया करता है, यहाँ गुरजीत और रितिका के अंदर अवैध प्रेम प्रसंग जन्म ले लेते हैं। एक दिन अचानक से जो गुरजीत होता है वो रितिका की कुछ बड़ाई करता है और उस बड़ाई की वजह से जो रितिका होती है वह उसके प्रेम जाल में फंस जाती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में चलने लगते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो गुरजीत होता है वह कभी कभी उसे दुकान से भी बुला लिया करता है उसके साथ समय बिताने के लिए, क्योंकि साहिल तो कंपनी में रहा करता है और यह जो गुरजीत है वो उसे फोन किया करता और फोन करके उसे बुला लिया करता है। ऐसा ही एक दिन होता है 27 दिसंबर 2025 का। तो 27 दिसंबर 2025 को जो साहिल होता है वह तो अपनी कंपनी में काम कर रहा है, उसकी जो पत्नी थी वह उस दुकान पर काम कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से साहिल की पत्नी के पास फोन आता है और वह अपने दुकान मालिक से कहने लगती है कि मुझे ना मोबाइल फोन का कवर लेने के लिए जाना है, तो आप मुझे ना थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दो। तो उसके बाद जो दुकान मालिक होता है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जा सकती हो। रितिका वहां से ऐसा बहाना लगाकर निकल जाती है और उसके बाद रेलवे ट्रैक के पास ही में झाड़ियों के पीछे वह गुरदीप से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जब वह गुरदीप से मिलती है तो उसके साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद गुरजीत तो यहाँ से चला जाता है और रितिका भी यहाँ से दुकान के लिए निकल जाती है, लेकिन वह दुकान पर पहुंचती नहीं है। उसके बाद जैसे शाम होती है और शाम के समय साहिल की छुट्टी होती है तो वह दुकान पर जाता है, लेकिन जैसे दुकान पर जाता है तो दुकान पर उसे रितिका नहीं मिलती और उसके बाद वह बड़ा ही ज्यादा घबरा जाता है। घबराहट में वह सीधा अपनी सास के घर जाता है, क्योंकि और तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर रितिका जा सकती है। कभी कभार वो उसे सास के घर ही मिला करती थी और उसके बाद वहां पर जाने के बाद वह अपनी सासू माँ से पूछने लगता है कि माँ जी क्या यहाँ पर रितिका आई है। उसके बाद रितिका की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा यहाँ पर तो नहीं आई, क्या हुआ। तो वो कहता है कि इसी तरह से दुकान पर नहीं मिली और मैंने कई जगह उसे ढूंढ लिया और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस बात को सुनकर जो सासू माँ होती है साहिल की, वह भी काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि चलो बेटा मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढने में उसको मदद करती हूँ। यहाँ पर जो साहिल होता है वह अपने दोस्त गुरजीत के पास भी फोन करता है और उसे भी बुलाता है रितिका को ढूंढने के लिए।
जितनी भी पॉसिबल जगह होती हैं सभी जगहों पर साहिल, गुरजीत और उसकी जो सास होती है वो सभी लोग ढूंढ कर आ जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी जब उसका कोई भी अता पता नहीं मिलता और रात होने लगती है तो उसके बाद जो साहिल होता है वह तय करता है कि वह पुलिस में इस बात की रिपोर्ट करवाएगा, शायद पुलिस वालों को उसका कोई अता पता मिल जाए। यहाँ पर सभी इस बात से एग्री होते हैं और उसके बाद साहिल पुलिस थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और साहिल वापस से अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के पता लगने की बात देखने लगता है। धीरे धीरे ये दिन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगले ही दिन पुलिस वालों को रितिका मिल जाती है, लेकिन वो इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। रेलवे ट्रैक के पास वाली झाड़ियों में रितिका का शव उन्हें मिल जाता है, जिसको इस दुनिया से बुरी तरह से विदा किया गया था, यानी कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब जैसे ही साहिल को पता चलता है कि पुलिस वालों को उसकी पत्नी की बॉडी मिल चुकी है तो उसके बाद साहिल अपनी सास को लेता है और साथ में अपने दोस्त गुरजीत को लेता है। तो सभी लोग वहां पर जाते हैं और जाते ही जैसे साहिल अपनी पत्नी को देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है, विलाप करने लगता है और कहता है कि साहब ये यहाँ पर कैसे आ गई और क्या हुआ ऐसा। तो उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसे आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। उसके बाद साहिल कहता है कि हाँ साहब जरूर से पता लगाना, क्योंकि मेरी पत्नी तो बड़ी सीधी सादी थी और अब मेरा क्या होगा, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। पत्नी ही थी जिसके लिए मैं अपनी जिंदगी को जिया करता था, अब केवल बच्चा बचा है और उसकी परवरिश मैं अकेला कैसे करूंगा। ये सभी बातें, इस तरह की कुछ और बातें भी होती हैं और उसके बाद पुलिस वाले रितिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। वो लोग इधर उधर पता लगाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे इनकी दुश्मनी हो, तो यहाँ पर उन्हें कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, उसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं था, वही था जो सामने दिख रहा था। और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो और भी इस बात की तहकीकात करते हैं। तहकीकात के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस केस से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसका नाम गुरजीत है और गुरजीत और रितिका के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग थे। उसके बाद पुलिस वाले रितिका के प्रेमी गुरजीत को उठाते हैं और उठाने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुरजीत होता है वह बताता है कि साहब मेरा अवैध प्रेम प्रसंग था उसके साथ, क्योंकि मैं उसे पसंद किया करता था और वो भी मुझे पसंद किया करती थी, लेकिन मैंने उसे इस दुनिया से विदा नहीं किया। उस दिन जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी वो मुझसे वहीं पर मिलने के लिए आई थी और हम लोग मिलने के बाद मैं तो वहां से वापस चला गया था, लेकिन रितिका के साथ ये सब कुछ किसने किया मुझे इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं है। पुलिस वाले जो होते हैं वो अच्छी तरह से उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान भी नतीजा यही निकलता है कि गुरजीत ने उसे इस दुनिया से विदा नहीं किया है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो अब इस केस की अलग तरह से जांच करने लगते हैं और जांच के दौरान उन्हें अब शक होता है उसके पति साहिल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो साहिल की लोकेशन थी उस टाइम पर उसी जगह की बोल रही थी जिस जगह पर रितिका इस दुनिया को छोड़कर गई थी। पुलिस वाले साहिल को उठा लेते हैं और उठाने के बाद पहले तो उससे पूछताछ करते हैं। तो जो साहिल होता है वो मामले को गुमराह करने की कोशिश करता है और पुलिस वालों से अलग अलग तरह की बातें करता है, लेकिन पुलिस वाले जब उसके सामने रख देते हैं कि भाई हमने तुम्हारी लोकेशन निकाली है, सीरियल लोकेशन, और वो उसी जगह की बोल रही है उस टाइम पर जहां पर तुम्हारी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर गई है, तो अब तुम सच सच बता दो तो ठीक है, वरना तुम्हें पता ही है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और हम लोग सच तो निकाल ही लेंगे। इस बात को सुनकर जो साहिल होता है एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि सर मैं ना अपनी पत्नी को इस दुनिया से विदा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई, उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को इस दुनिया से विदा कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या हुआ था और क्या कारण था, पूरी बात हमें डिटेल में बताओ। तो यहाँ पर जो साहिल होता है वह पूरी बात पुलिस वालों को बताने लगता है। कहता है कि साहब मेरी पत्नी और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे, 2022 में हमारी शादी हुई थी और 23 में हमें बच्चा भी हो गया था। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, दोनों के बीच में बड़ा ही प्यार था, लेकिन तभी अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में है, क्योंकि जब ये दुकान पर काम किया करती थी तो पहले जब इसके पास ठाली समय हुआ करता था तो ये मुझसे फोन पर बात कर लेती थी, लेकिन उसके बाद इसका फोन नहीं आता है और मैं जब इसके पास फोन करता हूं तो इसका फोन बिजी बताता है। अब मैं सोचता हूं कि अपनी मां के पास फोन कर रही होगी, तो उनके पास भी फोन करके देखता हूं, लेकिन वहां पर भी फोन नहीं कर रही थी और कोई और इसकी ऐसी सहेली या कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके पास ये फोन कर सके। मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहता हूं और तभी एक दिन जब ये घर के अंदर रहती है तो मैं इसका फोन चेक करने लगता हूं।
तो फ़ोन चेक करने के दौरान मुझे पता चल जाता है कि वह कौन है जिससे ये बात किया करती है, और मुझे पता चल जाता है कि यह मेरे दोस्त गुरजीत के साथ ही अवैध प्रेम प्रसंगों में है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चैट थी जिन चैट को देखकर साफ साफ ये बात जाहिर हो रही थी। उसके बाद मैं इसका पीछा करता हूं, और पीछा करने के दौरान 27 दिसंबर 2025 को मुझे रेलवे ट्रैक के पास मिल जाती है, जो कि अपने प्रेमी से मिलने के बाद वहां से वापस आई थी, क्योंकि दुकान वाले को मैंने बता दिया था कि भाई जब भी मेरी पत्नी यहां से जाए तो मुझे बता देना। उसके बाद जो दुकानदार होता है, जैसी 27 तारीख को ये फोन का बहाना करके दुकान से निकलती है, तो वो मुझे सीधा इस बात की इंफॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद मैं इसके पास फोन करता हूं, लेकिन प्रीतिका पहले तो मेरा फोन नहीं उठाती है, और उसके बाद जब फोन उठाती है तो मैं इससे पूछता हूं कि तुम कहां हो, तो ये बताती है कि मैं रेलवे ट्रैक के पास आई हूं किसी काम के लिए, और बताओ तुम्हें क्या काम है। तो वो कहता है कि तुम वहीं पर रुकना, और मैं वहीं पर आ रहा हूं। साहिल ने पूरी के पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि पुलिस वालों ने जब उसका फोन चेक किया था तो वहां पर ढेर सारी ऐसी सर्च हिस्ट्री उन्हें मिली थी, जिसके अंदर उसने सर्च कर रखा था कि किसी को इस दुनिया से विदा कैसे किया जाए, और विदा करने के बाद पुलिस से कैसे बचा जाए। तो यहां पर पुलिस वालों को पूरे के पूरा मामला समझ में आ जाता है। उसके बाद जो साहिल है वो बताता भी है कि मैं वहां पर गया, और वहां पर रितिका मुझे अकेली मिल जाती है, और जो साहिल था वह थोड़ी देर पहले यहां से चला गया था। रितिका से मैं पूछता हूं कि ये सब क्या चल रहा है, तो उसके बाद रितिका इन बातों को इधर उधर करने की कोशिश करती है, और मैं तो पूरी प्लानिंग से गया ही था। तो उसके बाद मैं अपनी पत्नी को इस दुनिया से विदा कर देता हूं, और वही झाड़ियों में डाल देता हूं। उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो कहने लगते हैं कि यार तुम प्यार किया करते थे, उसे समझा भी तो सकते थे। तो यहां पर साहिल कहता है कि साहब मैंने ना इसके लिए अपने घर वालों तक को छोड़ दिया, उसके बाद भी इसने मुझे धोखा दिया, और ये धोखा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। पुलिस वालों के सामने ये केस शीशे की तरह साफ हो जाता है, और वो लोग साहिल पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे कर देते हैं। अब यहां पर इन दोनों ने तो जो कुछ किया था वो इनको भुगतना पड़ गया, लेकिन उस बच्चे का क्या दोष था, जो बच्चा अभी ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 2 साल का ही है, और वह अकेला रह गया है, ना तो उसके माता पिता हैं, और अब वो रिश्तेदारों के बीच में ही पल बढ़कर बड़ा होगा। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे कुछ प्यारे सब्सक्राइबर की, जो हमारी वीडियोस पर बहुत अच्छे कमेंट भेजा करते हैं, उनके नाम लेने की। सबसे पहला नाम आता है समाधान पाटिल जी का। समाधान पाटिल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। दूसरा नाम आता है सुरेश पाठक जी का। सुरेश पाठक जी कहते हैं कि धोखेबाज औरत और त्रिया चरित्र के जाने ना कोई पति मार के सती हो जाए। बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, ऐसा ही आज के टाइम में चला हुआ है। उससे आगे नाम आता है सुजीत कुमार जी का। लिखते हैं कि नमस्कार भाई साहब, कैसे हो आप? बहुत मज़ा आया सुनकर आपकी कहानी। तो सुजीत कुमार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। उससे आगे नाम आता है शौकत अली जी का। लिखते हैं कि मेरा नाम शौकत अली खान है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे सुनाते रहना, आपका धन्यवाद। तो शौकत अली जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, जो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियोस देखा करते हो और हमें इतना सपोर्ट किया करते हो। और आगे नाम आता है, हमारे साथ हैं राम बहादुर थापा जी, जो कि लगातार हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं। एक हमारे साथ हैं विजय कुमार जी। विजय कुमार जी भी लगातार हमारे वीडियो को सपोर्ट किया करते हैं। बाकी जो लोग रह गए हैं वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आप लोगों के नाम भी आ जाएंगे। आप लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छे प्रोग्राम बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।